जरूरी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढे का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है और रोहिणी के सेक्टर 32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस को करीब 7:45 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुले नाले में गिर गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली में मौत के गड्ढे भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 स्थित बेगमपुर में डीडीए की जमीन पर बने खुले मैनहोल में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पिछले 4 दिनों में दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक के मरने की यह दूसरी घटना है। दिल्ली में मैनहोल में युवक की मौत ने दिल्ली की राजनीति में तूफान ला दिया है। दिल्ली की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। ना नोएडा से सीखा ना दिल्ली से। दिल्ली में फिर से मैनहोल में गिरने से एक और शख्स की मौत हो गई। कुछ दिनों पहले की ही बात है कि नोएडा में एक युवक पानी से भरे गड्ढे में कार समेत समा गया और उसकी मौत हो गई। हाल ही में जनकपुरी में एक खुले गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इस सब से भी सरकारी संस्थाओं और विभागों ने संभवतः कोई सीख नहीं ली है। जनकपुरी में हुए हादसे के 4 दिन बाद रोहिणी में एक शख्स एक खुले मैनहोल में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस हादसे के बाद रातों रात प्रशासन की तरफ से खुले मैनहोल को कवर करने का काम किया गया है। रोहिणी के इस हादसे के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा सरकार पर हमलावर है। आपके संयोजक ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड और अन्य एजेंसियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। जिस मैनहोल में युवक गिरा वह सड़क की सीध और समान ऊंचाई पर बना था, जबकि आमतौर पर एहतियातन इसे सड़क से कुछ ऊंचा बनाया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर रात के समय बहुत अंधेरा रहता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। यदि समय रहते मैनहोल को ढक दिया गया होता और रोशनी की व्यवस्था की गई होती तो एक व्यक्ति की जान बच सकती थी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ेंगे, जिनका हम परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत शुभेंदु शेखर अवस्थी में आपके साथ करूंगा। सर, अभी नोएडा से चलते हैं, जनकपुरी में बाद में आते हैं। नोएडा में अभी हादसा हुआ था, तब तमाम दावे वादे किए गए थे और स्क्रीन पर अब हमें कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ भी दिख गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। हाँ शुभेंदु जी, अभी नोएडा में हादसा हुआ था, उसके बाद बड़े दावे वादे किए गए। चलिए ठीक है, जनकपुरी आते हैं। जनकपुरी के बाद भी आपने कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, हमारी जो टीमें हैं वो एक्टिव हैं पूरी तरीके से, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन जनकपुरी के कमल के बाद अब जो घटना रोहिणी से सामने निकल कर आई है, यहां पर समस्तीपुर के 30 वर्षीय बिरजू की भी जान चली गई है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है?
देखिए सत्यम जी, यदि इन सब चीजों को हम समझें कि ये जो मृत्यु हुई नोएडा, नोएडा के बाद जनकपुरी और जनकपुरी के बाद रोहिणी में, हम्म। इसको यदि हम समझें तो इसमें प्रशासन की बड़ी गलती है। हम्म। और प्रशासन की गलती ये है कि क्यों खुले गड्ढे हैं नोएडा और जनकपुरी वाले मैटर को तो मैं ये कह सकता हूँ। यहाँ वाले मैटर की जांच हो रही है। प्रशासन का कहना है कि उस पर ढक्कन लगा हुआ था। जो लोग ढक्कन चोरी करने वाले लोग हैं, जिसको सरिया निकाल लेते हैं, वहाँ के कुछ जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं वो तोड़ते हैं, ढक्कन की चोरी हो जाती है। और जो लोग, दोनों लोग थे। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? ढक्कन चोरी की बात, आप तो वही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक सांसद शायद थी, उनका बयान अभी सामने निकल कर आया कि ढक्कन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको इतने साल की सजा होगी, इतने साल का जुर्माना होगा। मुद्दे पर आइए और सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिरजू की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? सत्यम गौर जी मुद्दे पे हैं, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी कहने की आदत है। प्रशासन में जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। उनको 4 दिन पहले जब ये जनकपुरी की स्थिति आई थी, उस पर उनको बोला गया था कि कोई भी होगा वो जिम्मेदार होगा। इसके लिए भी इंक्वायरी करी जा रही है। जो जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों लोगों ने लगातार रात को देर रात तक शराब पी और दोनों लोग चले रास्ते में, एक गिर गया, दूसरे ने बताया तक नहीं। अगले दिन जब सवेरे उसका शराब का नशा खत्म हुआ, तब उसने अपने पड़ोस वाले को बोला, भैया चलो देखो कल एक मेरा गिर गया था उसके अंदर। प्रशासन की गलती है। कैसे था, कब तक डब्बा, कब से उसके ऊपर गड्ढे के ऊपर ढक्कन नहीं था, उसकी जांच हो रही है। और दिल्ली का प्रशासन कौन हैंडल कर रहा है? क्या चीज? दिल्ली का प्रशासन किसके हाथ में है? कौन दिल्ली को देख रहा है इस वक्त? प्रशासन को ऊपर जो प्रशासन हम ही देख रहे हैं। हाँ। और जो लोगों का इसमें गलती होगी, जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी तो कब तक ऐसा चलता रहेगा राजधानी दिल्ली में सर? सत्यम गौर जी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये लापरवाही करी है, जिनके कारण ये मृत्यु हुई है, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन हो रही है। ठीक है। और उसके लिए पूरी तैयारी हुई है। आज एक कमेटी भी बनाई गई है, एक्शन ले रही है। ठीक है। मोहम्मद आसिफ, मैं आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी हमारे साथ जुड़े, लेकिन मनीष जी मैं आपके पास कुछ देर में आऊंगा। मोहम्मद आसिफ जी, पहले जनकपुरी, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूं, एनसीआर का क्षेत्र वैसे नोएडा भी है, लेकिन मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं कि पहले जनकपुरी कमल की जान गई और इसके बाद रोहिणी में बिरजू की जान गई। मौत का जिम्मेदार कौन है? तो यह कहा जाता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या पहली घटना से सरकार ने कुछ सीखा नहीं? हाँ, दिन पे दिन घटनाएं होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सरकार कुछ सीखेगी नहीं। क्योंकि अगर सीखती तो मैंने आपके चैनल पे जब कमल की जान गई थी तब भी कहा था कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ ढकोसलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुख्यमंत्री और मंत्री आशीष जी कर रहे हैं। किसी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई हुई होती तो सब दिखाई देता। कमेटी बनाई, कार्रवाई किसके खिलाफ? एक मजदूर के खिलाफ। इन्होंने मजदूर को अरेस्ट किया कि हमने बहुत बड़ी तीर मार दिया। और उसके बाद में फिर एक हादसा, फिर एक आदमी की जान गई। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे ढक्कन चोर, ढक्कन चोरों पे कार्रवाई होगी। सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी जो इसके असली जिम्मेदार हैं? और सरकार के मंत्री जिम्मेदार हैं, कब वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बातें करती है और कहती है हमने एक कमेटी का गठन किया, मैं कहूंगा लगातार कमेटियों का हर हादसा होगा, हर हादसे पे कमेटी का गठन होगा, लेकिन आपको न जवाब मिलेगा न कानूनी कार्रवाई मिलेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, शायद कल फिर चर्चा करें, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में 4 दिन बाद फिर हादसा होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कहेंगे हमने एक कमेटी बना दी। कमेटी का निर्णय हमने देखा नोएडा के अंदर क्या हुआ, किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। एक का तो नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों उन अधिकारियों को बचाने में लगे रहते जो असल जिम्मेदार हैं। मैं कहूंगा आज सरकार का पूरा फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का। कानून व्यवस्था
गर्द हो चुकी है, दिल्ली के अंदर किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं। ठीक है सर, ठीक है। आज दिल्ली जो हत्या का गढ़ बन चुकी है, ठीक है। आज हम क्राइम में नंबर 1 पूछ चुके हैं जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। देखिए, मनीष आए झा दिन हमारे अखबार साथ पन्ने हैं। पलटिए, ठीक। जितने पन्ने पलटेंगे उतने हत्याओं का लिखा होगा। ठीक है, बैक आऊंगा सर मैं आपके पास। मनीष झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी लेकिन- से प्रवक्ता है मनीष झा। लेकिन सरकार बिरजू की कहेगी, मौत का हमने जिम्मेदार कमेटी बना आप दी है, किसे काम मानते हैं? मुआवजा भी नहीं देंगे, ना कुछ करेंगे, ना उनकी मदद करेंगे। सत्यम जी, जी। ये घटना हम्म। बहुत ही निंदनीय है और पीड़ादायी है। ये घटना जो है कुछ दिन पूर्व, अभी 4 दिन पहले ही जी। जिस प्रकार से रोहिणी के कमल भाई, एक कमल की जान गई थी गड्ढे में गिरकर, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के द्वारा गड्ढा खोद दिया गया, तो उसमें कमल गिरा बाइक समेत और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी प्रकार का हादसा भी 4 दिन नहीं बीते सत्यम जी, उसी प्रकार का हादसा कल रोहिणी में के बेगमपुर इलाके में घटना घटित होता है। और भारतीय जनता पार्टी पहले के चीजों से सबक ना लेते हुए, जी। उस समय उन्होंने बोला था कि ऐसी घटना नहीं होगी, हम लोग इसको देखेंगे, फिर से ऐसी घटना हो रही है। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको यही बताना चाहता हूं, दिल्ली के लोग भगवान के भरोसे हैं, अपनी हिफाजत करना खुद सीखें। ना पुलिस से, ना दिल्ली की सरकार से, ना भारतीय जनता पार्टी से आप एक पैसे की, एक नियत की उम्मीद रख सकते हैं। ये बेहद, जिस प्रकार से मैं जितना भी कड़े शब्दों का प्रयोग करूं, जी। बहुत निर्लज सरकार है। इनके लोगों को जान माल से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग इनके लिए कीड़े मकोड़े के प्रकार से हैं। देखिए, इस दिल्ली में 2 दिल्ली है। एक दिल्ली तो वो है जिसमें आम लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, जो लोग मरते हैं, लोग रोज गिरते हैं, लोग उनका एक्सीडेंट होता है। मंगोलपुरी में भी देखा आपने किस प्रकार से छात्र को चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। और ये घटना भी बिरजू की भी, जो बिहार का रहने वाला है, गड्ढे में गिर के उसका दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि वो शराब पिया हुआ था। दूसरी दिल्ली वो है जिसमें सीएम रेखा गुप्ता जी रह रही है, और 24 घंटे जो है, 24 घंटे में देखिए, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6 लोग की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, सरकार की लापरवाही की वजह से, प्रशासनिक चूक की वजह से। इसमें ठीक से अगर देखा जाए तो इसमें सीधे से सीधे जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की होती है। अगर वो संवेदनशील होती तो तुरंत दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ पे और जो कमल के हादसे से, कमल के मौत से वो सीख लेती और दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार पे कार्रवाई होती। ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई और एक गरीब मजदूर को उठा लिया। दूसरी दिल्ली में कौन है? दूसरी दिल्ली में देखिए, जो दिल्ली है रेखा गुप्ता जी के, उनके इर्द गिर्द सीएम पार्टियां मना रही हैं, रिबन काट रही हैं, नाच गा रही हैं, फीते काट रही हैं, छोले भटूरे खा रही हैं, पूरा मीडिया में दिखा रहा है। और दूसरा जो है, अगर मान लीजिए किसी सगे के साथ होता, अगर अपने बेटे के साथ होता, क्या कोई नेता इतना निर्लज हो सकता है? कोई प्रकार से कार्य कर सकता है? ठीक है, राजनीति नहीं करते हैं। ठीक नहीं है मनीष जी, सत्यम नहीं है, सत्यम जी ठीक नहीं है। ठीक है, डिबेट हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी। ऐसे समय में सुनिए, ऐसे समय में जो लोग हैं दिल्ली में अपनी पुरानी सरकार केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं, कम से कम वहां पे ऐसा दर्दनाक सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं। अवस्थी जी, आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार लापरवाह है, सरकार ने पहली घटना से कोई भी सीख नहीं ली, इस वजह से यह घटना हुई। यहां तक कि आसिफ जी तो यह कह रहे हैं कि आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सरकार बिल्कुल से एक्टिव नजर नहीं आ रही है। शुभेंदु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। सबसे पहले मैं आसिफ साहब का ही जवाब देता हूं जी। कांग्रेस की 15 साल की सरकार में गड्ढे में गिरकर लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उसमें 341 लोग थे। आसिफ साहब, शीला दीक्षित जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? जवाब है कि यहां खाली बोलने आते हो आप, या आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था उस समय पे? 341 लोग 15 साल में गड्ढे में गिर गए, मेन हॉल में मरे थे। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के इस 10 सालों में, 11 सालों में 221 लोग मरे।
कितने सीवर में काम करने वाले वर्कर अलग से मरे। हमने बड़ा सजीदगी से जवाब दिया है, हमने अपनी गलती मानी आपके सामने कि हमारे प्रशासन में कोई ना कोई कमी होगी। आपकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप ये कह सको। आज फिर से मैं कह रहा हूं, हमने 24 तारीख को एक लेटर इशू किया था और उस लेटर में ये बताया गया था, क्या बताया था हमने, जब नोएडा का एक्शन हुआ था उसमें जल बोर्ड को और जितने भी इस तरीके की थी उनको एक लेटर दिया गया था और कहा गया था कि कहीं पर भी 24 जनवरी का है ये लेटर, और उस लेटर के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको, ये जनकपुरी वाली घटना से पहले का कि इसको चारों तरफ से बंद होना चाहिए। और उस लेटर के बाद उसमें यह भी लिखा हुआ है 24 जनवरी के लेटर में कि भाई यदि किसी ने कहाँ पर किसी एरिया में इस तरीके की कोई घटना हुई तो एक्शन होगा। 3 लोगों को हमने सस्पेंड किया हुआ, जांच चल रही है, हम एक्शन ले रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि पूरे दिल्ली में कई जगह पर अभी ये हमारी जवाबदेही बनती है जी। और जहां पे ये गड़बड़ है उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जिम्मेदारी से भी नहीं भाग रहे। क्या हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, मेरी गलती नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, पर हाँ जो हमको ये सिखा रहे हैं बार बार कि इस्तीफा दे देना चाहिए आसिफ साहब, तो 340 लोगों के मरने के बाद क्या इस्तीफा दिया था शीला दीक्षित जी ने, ये जवाब देके जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। मोहम्मद हाँ, आशिफ जी, मैं आपके पास आऊंगा। आशिफ जी, आप कांग्रेस के कार्यकाल जो 15 वर्ष का रहा है उसमें 331 लोगों की जान गई है, ये दावा कर रहे हैं शुभेंद्र जी। आप लोगों ने जवाब दिया, किसी का इस्तीफा हुआ इसमें? देखिए शुभेंदु जी, दावा तो पता नहीं किस किस चीज का कर रहे हैं। जब सरकार बनने के लिए इन्होंने कितने दावे किए थे और सारे दावे इनके खोखले साबित हुए। अब इनकी सरकार को तकरीबन 11 महीने के आसपास हो रहे हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली की जो हत्याओं का आंकड़ा है, अगर हिसाब लगाएंगे तो 1400-1500 लोगों की इनकी सरकार बनने में हत्या हो चुकी है दिल्ली के अंदर। उसका जवाब एक रिकॉर्ड बना रही है दिल्ली के अंदर क्राइम का। मैं अब जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी ने जब से कमान संभाली है तब से दिल्ली के अंदर हत्याओं का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तमाम सरकारें फेल हो गई आपके अंदर, तमाम हिंदुस्तान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के हालात हो गए, उसका जवाब नहीं टॉप पर पहुंच गए। ये शुभेंदु जी आपकी पार्टी का नतीजा है, जब से आपने बागडोर संभाली है, आपके जब से रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की बागडोर संभाली है। आपके जमाने में आप देखिए ना क्या हालात है दिल्ली के, मुझे बताने की जरूरत, हर अखबार खोलिए, हर फ्रंट अखबार पे पेज पर दिल्ली में फला जगह हत्या, जितने बड़े गैंगस्टर ने जिम्मेदारी बड़े गैंगस्टर। आसिफ जी पहले चर्चा पर आइए। आज का मुद्दा बहुत ही जरूरी, जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पर आइए। जो सवाल आपसे किया गया है, शुभेंदु जी कह रहे हैं कि आपके जो कार्यकाल था कांग्रेस का उसमें 340 लोगों की जान गई थी मेन हॉल में गिरने से, गड्ढों में गिरने से। आपने क्या किया उस वक्त? ये आंकड़ा जरा साबित कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सिर्फ जबान से एक बार आके टीवी बोल देना 340 का आंकड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा हमारे टाइम में लोगों की गड्ढे में गिरने से या इस तरीके की घटनाओं से मौतें नहीं हुई। हमने जो कानूनी कार्रवाई की, जो हमने मुआवजे दिए, जो उन परिवारों के साथ खड़े हुए, जो उनके संवेदनशीलता दिखाई, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में होती, मैं कहूंगा अगर यही हत्या के अंदर एंगल चेंज होता, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध करके सड़क पर खड़े होते। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर किस तरीके की हत्याओं के अंदर इन्होंने रोड का चेंज होता, मतलब एंगल चेंज होता, मतलब इनका सिर्फ काम है हत्या पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का। एंगल चेंज होना मतलब क्या बोल रहे हो आप? और इसके अलावा मुझे लगता नहीं दिल्ली को उन्होंने किस तरीके से 10-11 महीने के अंदर पूरी तरह उतार दिया है। आप ये जवाब दिल्ली कहां लाके खड़ी कर दी उन्होंने कि क्या एंगल चेंज होता? साफ साफ बोलिए ना, क्यों घुमा के बोले हो? साफ बोलिए ना, क्या कहना चाहते हो आप? क्या एंगल चेंज होता इसमें? क्या बोले शुभेंद्र जी, पूछिए ना। आपकी तो आवाज बिल्कुल आ नहीं पा रही है, बोल क्या रहे वो। हाँ, आपने बोला ना एंगल चेंज होता, तो कौन सा एंगल चेंज होता? क्या होता? ये एंगल चेंज होता अगर इस हादसे के अंदर कोई और सरकार होती है एमसीडी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उसका विरोध कर रहे होते खड़े होके। ये एंगल जो था इत्तफाकन कुदरती बात है, चार इंजन की सरकार है ये। हर इंजन मैंने माना पार्टी का पहिया है, मैंने माना लेकिन सेंटर से हमारी सरकार है, हम देख रहे हैं दिल्ली सरकार, क्योंकि जिम्मेदारी हर जगह जहां भी जाएंगे, कानून व्यवस्था हो, एमसीडी की हो, दिल्ली सरकार की हो, एनडीएमसी की हो, सब जगह जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी है। कहीं भी ना कांग्रेस पार्टी के, ना आम आदमी पार्टी की, ना छोटी जगह सरकार है। अगर होती तो एंगल चेंज करके भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु जी भी बैठकर उस पार्टी को टारगेट कर रहे होते। ये ऐसे ही लोग हैं, ये जिम्मेदार हैं। आज जिम्मेदार मैंने कहा कि मेरी गलती
है, जनता पार्टी भाग रही है, हमारी और सरकार सुमित की भाई गलती भाग रहे हैं है, निकल के। हमारे प्रशासन की उन्हें मालूम है है। जवाब दिया नहीं जा रहा है क्योंकि 4 इंजन की सरकार है। आपने जब से दिल्ली के जो अंदर प्रश्न 4 इंजन की पूछा, सरकार बनी है, आपने जो तब प्रश्न से पूछा दिल्ली उसका बदहाल जवाब हो था गई है। कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आज हर तो इंजन आपने हर पहिया होने के 341 लोगों की, चारों के 40 चारों लोगों के पहिए मरने के लड़खड़ा बाद रहे हैं। इस्तीफा तो सीधा एक पहिया इस तरफ भाग रहा है, एक पहिया उस तरफ भाग रहा है, एक पहिया उस तरफ भाग रहा है। जितने पहिए हैं सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह सरकार के अंदर फेलियर है। ठीक है सर, वापस आएंगे। ठीक है मनीष झा जी, आप अभी आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर, लेकिन वहीं शुभेंदु जी कह रहे थे कि आपके 10 से 11 साल के कार्यकाल में 221 लोगों की जान गई गड्ढे और मेन हॉल में गिरने से। आपने क्या किया, आपने किस तरीके के एक्शन लिए? सत्यम जी, कितने निर्लज और बेशरम लोग हैं ये। देखिए, मैं कंपटीशन नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने सवाल रखा है उसका जवाब लेना चाह रहा हूं केवल बस। कितना गिरेंगे इसका कोई पैरामीटर नहीं है, और हमें समझ में नहीं आता है ये सरकार जो है अनुभवहीन सरकार है, हत्यारों से भरी सरकार है। इनके मंत्री में संवेदना नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत इनकी मर गई है। आपने देखा किस प्रकार से कमल के साथ हादसा हुआ, उसकी मृत्यु हुई। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके घर पे नहीं गया, उनके घर में सद्भावना देने नहीं गया। मनीष जी, तमाम पार्टियों के नेता उसके घर पर गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात किए थे। आशीष सूद खुद गए थे। आशीष सूद गया, आशीष सूद ने जाके वहां पे क्या बोला? आशीष सूद ने बोला वहां पे बैरिकेड था, और उसके पिताजी क्या मांग रहे हैं? उसके पिताजी यही मांग रहे हैं कम से कम उसको न्याय मिले, कम से कम गलत कहानी जो गढ़ी जा रही है उसके एक्सीडेंट को लेकर, उसकी मृत्यु को लेकर, वो यहाँ पर बैठ के नहीं, आप बोलिए ना, आप बोल दीजिए वहां पे बैरिकेड था। आशीष सूद ने नहीं बोला, मैं खुद गया। आशीष सूद आपके मंत्री ने नहीं बोला कि वहां पे बैरिकेड लगा हुआ था, जबकि वहां पे कोई भी फैंसी, कोई भी बैरिकेड, कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स नहीं था। और यही सेफ्टी नॉर्म्स अगर वहां पे आपने कहा कि कोई मंत्री नहीं गया, डीडीए की जमीन पे जो ये सीवर का अगर वो ढक्कन लगा दिया गया होता, अगर वहां पे रोशनी की व्यवस्था, अगर वो जांच नहीं होता तो उस की जान जाती। किस प्रकार से, लेगी निर्लजता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि वो शराब। ठीक है सर, समय कम है। ठीक है सर, समय कम। ठीक है मनीष झा जी, ठीक है सुनिए, लोगों को समय कम है। इंसानी शुभेंदु जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। ठीक है सर, मनीष झा जी ठीक है। और इन्होंने कसम खा रखी है किसी को बख्शेंगे नहीं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं, बैक आएंगे सर, अच्छा करें। ठीक है शुभेंदु जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जी और उसकी सरकार बड़ी संवेदनशील है। जो लोग इस प्रशासन में गलत होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा और प्रिकॉशन लिया जाएगा कि इस तरीके की घटना आगे ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हो गया, माफी चाहते हैं आप लोगों को, यही रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि दिल्ली से एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने निकल कर आई। जनकपुरी के बाद अब रोहिणी में भी मैन हॉल में गिरने से समस्तीपुर के रहने वाले बिरजू, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है और इस मौत का जिम्मेदार भी बीजेपी को आम आदमी पार्टी और इसके साथ ही कांग्रेस ठहरा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।